अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीपी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हरारे क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमांड जो एक्सपेक्टेड थी बिल्कुल उसी तरीके की दिखाई दी। सिर्फ एक विकेट दरकार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच में फतह के लिए, जबकि जिम्बाब्वे को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए अभी 158 रन दरकार है। अगर अब तक चारों इनिंग जिम्बाब्वे की देख लें तो आज जिम्बाब्वे की टीम कदरे बेहतर खेलती हुई दिखाई दी। 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन स्कोर कर लिए थे जिस वक्त तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था। और हम यही बात कर रहे थे कल के प्रोग्राम में भी कि शायद मैच तीसरे ही दिन खत्म हो जाएगा, और इस बात के भी इम्कान बहुत बढ़ गए थे कि मैच तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक लास्ट विकेट हासिल नहीं कर पाए पाकिस्तान के बॉलर्स। पहली इनिंग में अगर हम देखते हैं तो फिर हसन अली ने जबरदस्त बॉलिंग की और 5 विकेट उन्होंने हासिल की, और कंटिन्यूएशन में वो जो है वो 5 विकेट हॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सेकंड इनिंग में नोमान अली ने 5 विकेट हॉल किया, 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की। जिम्बाब्वे की जानिब से 82 रन स्कोर किए थे चका बरोवा ने। ऐसे नाम है कि आप लोगों को भी और हमें भी जो है वो इतने ज्यादा पता नहीं है। उन्होंने आज 82 रन की शानदार इनिंग खेली, उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। कप्तान टेलर ने 49 रन सिर्फ 31 बॉल्स पे स्कोर किए। खैर जब पाकिस्तान उसी तरह खेला कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कई और भी इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं, शो की जान है हमारे और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कई जिम्मेदारियां अंजाम दी, क्रिकेट बोर्ड में कई जिम्मेदारियां अंजाम दी, हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? ठीक है हारून भाई, जो आप कह रहे थे वही हो गया, ये तो तीसरे दिन ही मैच खत्म हो रहा था। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्कुल सही, जिस तरह की हम देख रहे थे कि अभी तक हम ये हैं कि जिम्बाब्वे की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो एवरेज जो है वो 50-60 ओवर्स की है। आज भी अगर आप देखें तो 61 ओवर्स के तकरीबन खेल हो चुका था और 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं और एक ही विकेट बाकी है। वो शायद आज कोशिश की गई लेने की, लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन ओवरऑल जो कैपेसिटी है जिम्बाब्वे की वो हम सबको पता ही था और पाकिस्तान को अच्छा करना ही था। और जो हमें सामने नजर आया, आज अगर ये मैच खत्म हो जाता तो ऑब्वियसली रिलैक्स कर जाती पाकिस्तान की टीम के, कल दोबारा नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हम उनको एक विकेट लेने के लिए कल दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन रिलैक्स करने की तो पूरी कोशिश की थी, अंपायरों ने भी कोशिश की थी, टाइम भी आगे बढ़ाया था, लेकिन जोंगवे जो है वो जम गए जरा, थोड़ा सी अच्छी बैटिंग की उन्होंने और अपना पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन खासी फाइट करते हुए दिखाई दिए। यहाँ कदरे बेहतर बैटिंग में हम कह सकते हैं टेलर उसी अंदाज से खेले कि जिस अंदाज से वो बैटिंग, वही उनका एक रिवायती अंदाज दिखाई दिया जो ओडीआई और T20 क्रिकेट में दिखाई देता है। उनका नाम भी दिखाई देता है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो लिस्ट आई थी अभी उसके अंदर भी उनका नाम था। T20 के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हम वही बात जो कर रहे थे कि पहले इनिंग में 60 ओवर्स बड़ी मुश्किल से खेल पाए, दूसरी इनिंग में भी तकरीबन इतने ही ओवर खेल पाए जिम्बाब्वे के बैट्समैन। वेयर इज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान 147.1 ओवर खेलने में कामयाब हुआ था। तो वो जो एक टेस्ट क्रिकेट के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए किसी टीम में, उसकी बहुत शिद्दत से कमी है। बिल्कुल, देखिए जिम्बाब्वे की टीम को अगर आप देखें तो क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें नंबर ऑफ ओवर्स आपको ज्यादा खेलने पड़ते हैं। अभी तक हमें जो एवरेज नजर आया है जिम्बाब्वे का, जो इस वक्त जो बैटिंग का जो उनका यूनिट है वो ज्यादा से ज्यादा 60 और 70 ओवर्स के दरमियान ही ज्यादा बैटिंग कर सकता है टेस्ट मैच क्रिकेट, जो कि इतना मुनासिब नहीं है। मे बी कम क्रिकेट उनको मिलती है एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। तो जितनी ज्यादा उनको क्रिकेट मिलेगी, और प्लस उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा रहे हैं। उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए या लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम के लिए वो अभी तक वो नहीं बना सके। आईसीसी ने बहुत ज्यादा हेल्प भी किया उनको, लेकिन और उसके अलावा उनके पास जो प्लेयर्स भी आ रहे हैं वो भी ज्यादातर शॉर्टर वर्जन के ही प्लेयर्स नजर आते हैं। इक्का दुक्का प्लेयर्स के अलावा आज अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि वो भी तो T20 और वनडे के प्लेयर ही हैं और उनका जो स्पैन है बहुत कम है, बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक बैटिंग नहीं कर सकते, उनमें टेम्परामेंट नहीं है इतना। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी उनको अच्छा खासे मौके मिलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेट पाकिस्तान को तो एज है, टॉप रैंक टीमों में से है, वेयर जिम्बाब्वे तो बिल्कुल बॉटम टीम है। तो वहां अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं करेगी तो
आई थिंक इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा आवाजें उठेगी फिर। और भाई टेस्ट क्रिकेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, और जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक भी हैं, एफिलिएट ममालिक भी हैं, जिम्बाब्वे फुल टेस्ट मेंबर है। आप क्या समझते हैं? वैसे ही एक मैं आपसे सजेशन चाहता था इस सिलसिले में कि अगर एक टीयर बना दिया जाए कि ठीक है, इस टीयर के अंदर ये टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलेंगी, ठीक है टेस्ट क्रिकेट ही खेलेंगी, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे आयरलैंड की भी बात की जा रही है, जिम्बाब्वे की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, अगर इनको एक टीयर में रखा जाए, अफगानिस्तान बहुत रैपिडली इंप्रूव कर रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी भी जरा आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको कुछ अच्छे स्पिनर्स मिल गए जिसकी वजह से वो डोमिनेट कर जाते हैं कम दीगर टीमों पे। लेकिन अगर एक टीयर बना दिया जाए कि आप इस टीयर के अंदर खेलेंगे, आप इस टीयर में खेलेंगे जब तक आप इंप्रूव नहीं करते, और एक कमेटी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हो वो उसको मॉनिटर कर रही हो, ताकि बैलेंस तो आए गेम के अंदर। अब एक बॉलर जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 आउट करता है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 आउट करता है, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है इसमें हारून भाई। इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसे कि आप ज़िक्र कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जो प्रॉब्लम आईसीसी को जो नज़र आता है, जो मैं देखता हूँ, वो ये है कि वैसे ही आपके पास टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ बहुत कम हैं। अगर आप 10 से 12 टीमों को आप देखते हैं कि मुल्क में, अगर आप दुनिया में अगर आप देखते हैं कि सिर्फ 12 टीमें खेल रही हैं, बावजूद इस कोशिश के कि आईसीसी ने अपने इस नेटवर्क को बहुत बढ़ाया, अमेरिका तक में क्रिकेट ले गए। इसके बाद आप देखें कि युगांडा में और बहुत सारे ऐसे जो ममालिक हैं, उनमें क्रिकेट को फ़रोग देने की कोशिश की है आईसीसी ने, ज़ोन्स बना दिए हैं जिसमें ये कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सम और दी अदर वो रिजल्ट्स अभी तक अचीव नहीं कर सकी आईसीसी, बावजूद इस कोशिश के कि बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पेंडिंग उन्होंने की है, क्रिकेट बोर्ड्स को बहुत हेल्प की। एक तो सिलसिला ये भी है कि आप देखें कि जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ तो आप देखेंगे ब्रिटिश कॉलोनीज का हिस्सा रहे हैं, यहाँ वो ब्रिटिश जो क्रिकेट खेला करते थे, वो अपने ओन पे वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसी को लोगों ने अपनाया है जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश ने राज किया। तो वहाँ ये इश्यूज डेफिनेटली हमें नजर आए हैं कि फुटबॉल की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ममालिक का, और अगर देखा जाए दुनिया भर में। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वो लिमिटेड है स्कोप, बहुत ज़्यादा बावजूद कोशिश की आईसीसी के, अभी तक वो मयार नहीं आ सका कि उनको आप स्टेटस दें, टेस्ट स्टेटस दें या इंटरनेशनल स्टेटस दें और उनको दोबारा लेकर आएँ आप। तो है तो बड़ा मुश्किल काम, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जैसे आप देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे बावजूद इस कोशिश के बहुत अरसे से वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उनका जो होम या डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज कंपटीशन ही नहीं है वहाँ पर। सो ये इश्यूज हैं जो देखने होंगे आईसीसी को भी, और जो जिम्बाब्वे क्रिकेट एसोसिएशन जो उनकी अपना क्रिकेट बोर्ड है, और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक भी पूरी कोशिश करते हैं। देखें ना, अब ये सीरीज आप देते ही है ना जिम्बाब्वे को, ताकि इनको थोड़ा एक्सपोजर मिले कि ये टफ टीम्स के खिलाफ खेल के अपने मैार को बेहतर बनाएं, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा और ऑलरेडी काफी वक्त लग चुका है। तो ये पॉइंट जो आप कह रहे हैं, इसको सोचा जा सकता है कि 2 टीयर्स कर दिए जाएं, टॉप टीयर्स पे 6-8 टीमें जो टॉप की हैं वो रहें, नीचे क्वालिफिकेशन का कोई वो सिलसिला ले आया जाए, जिसमें ये हो कि टीम 2 से 3 साल तक मुसलसल अच्छा परफॉर्म करते हुए ऊपर आती है, उसको आप सोच सकते हैं कि टेस्ट स्टेटस दे दें। हाँ, कुछ टीमें ऊपर चली जाएं, कुछ टीमें नीचे आ जाएं, ये भी जी। आपकी बिल्कुल राय सही है। जैसे हमारी कायदे-आज़म ट्रॉफी में होता था, कोई टीम रेलीगेट कर जाती थी और कोई टीम ऊपर आ जाती थी, तो एक कंपटीशन लेवल शायद डेवलप हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज कि वो जो एक ताकत का तवाज़ुन है, वो भी कहीं ना कहीं बरकरार होगा। और फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, उन्होंने वाकई बहुत कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बहुत सारी जगहों पे बेबस दिखाई देती है। इंडिया के आगे बेबस दिखाई देती है, पैसा वहां से आता है तो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन एक अलहदा ग्रुप बनता हुआ दिखाई देता है। आप इनकी क्रिकेट उठा के देख लें, जो आपस में खेलते हैं उनके मैचेस की तादाद देख लें, और बाकी ममालिक से ये लोग जो मैचेस खेलते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तो अपने ही हाथ बहुत हद तक ये आप कटे हुए बिल्कुल दिखाई सही कह देते रहे हैं। हो। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक कह रहे हैं कि जो मैं कहूँ कि देखिए, क्रिकेट क्योंकि जैसे अगर हम सॉकर को देखें या फुटबॉल को देखें कि दुनिया भर में बहुत ही मकबूल तरीन गेम है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल देखेंगे या उनकी जो आप कमर्शियल वैल्यू देखेंगे, तो अगर क्रिकेट के साथ
कंपेयर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। आईसीसी बावजूद कोशिश के उसने बहुत ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश की है छोटे ऊपर जो क्रिकेट खेलने के लिए ऊपर आए, लेकिन वहां पर प्रॉब्ली जब तक लोकली इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, जब लोकली उनकी एसोसिएशन इतनी मजबूत नहीं होंगी कि वो फाइनेंशियली वायबल हो जाएं और सिर्फ आईसीसी की तरफ ही ना देखें, तो उस वक्त तक आईसीसी लेके भी बहुत मुश्किल होगा तो इन कंट्रीज को हेल्प आउट कर सके। दूसरा आपको पता ही है कि थ्री थ्री जो है वो उससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट चला था। ऑब्वियसली आप देखें कि इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या इंडिया हो गया, अब ऑब्वियसली न्यूजीलैंड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न्यूजीलैंड भी कोई बहुत बड़ा कमर्शियल वेंचर या वेन्यू नहीं है देखा जाए क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंडिया इस वक्त डोमिनेट इसलिए कर रहा है कि वो सबसे बड़ा हब है जहां से पैसा आईसीसी को भी मिल रहा है, क्योंकि जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, जितनी बिग कंपनीज हैं फ्रॉम इंडिया वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, वो आपको पैसा डाल के देती हैं आपकी क्रिकेट में, जिससे आईसीसी के पास पैसा आता है। और इंडिया तो बहुत रिच क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता है, एसोसिएशन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा अमीर है। सो ये चीज तो तय है कि जो फाइनेंशियल मॉडल की अगर आप बात कर रहे हैं जैसे, उसमें ये 2-3 कंट्रीज ने कोशिश की है कि ऊपर अपने आप को डोमिनेट करें, लेकिन थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो हुई है। जो बाकी ममालिक थे उन्होंने कोशिश की कि ये चीज ना हो, और यही वजह है कि आप देखें वो बिग थ्री वाला मॉडल जो है वो भी कामयाब नहीं हो सका है। अभी अभी तक सिलसिला जो है वैसे ही चल रहा है। ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम में फर्क जरूर आया कि उन्होंने रैंकिंग के हिसाब से शायद रेवेन्यू का कोई फॉर्मूला तैयार लिया हो, लेकिन अदरवाइज तो मैं देखता हूँ कि डोमिनेट तो अभी भी इंडिया ही कर रहा है पूरे नहीं, इंडिया ही डोमिनेट कर रहे हैं हारून भाई, बिल्कुल वाजे तौर पे दिखाई देता है। और फिर वो बिग थ्री मनवाने में भी कामयाब हो गए थे। कई सारे बोर्ड जो थे वो अगेंस्ट थे, लेकिन उस वक्त भी जो है वो मनवाने में कामयाब हो गए थे। जका अशरफ साहब मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन नजम सेठी साहब ने उसको कबूल कर लिया था। और वो मेरे ख्याल दानिशमंदाना फैसला था, वरना तो हम बिल्कुल अकेले हो जाते इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में, कोई हमारे साथ खेलने वाला नहीं होता। उस वक्त की जरूरत थी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के साथ 5-6 बोर्ड खड़े हुए थे अगेंस्ट बिग थ्री, वहां तक तो समझ में आ रहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे एक एक करके सब छोड़ के चले गए थे। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस दिन मेरी विक्रांत गुप्ता से बात हो रही थी, तो विक्रांत का भी यही कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस वक्त जो सबसे बड़ा तनाजा चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चाहती है कि सालाना एक कैलेंडर उनका एक टूर्नामेंट होना चाहिए हर साल, लेकिन इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने अब इस चीज में रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है कि एक 4 नेशन टूर्नामेंट होगा, जिसमें 3 टीमें तो तय हैं, जिसमें इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, और चौथी टीम का फैसला वो करेंगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं करेंगे। ये आने वाले वक्त में होने वाला है। तो इंडिया की डोमिनेंस विद ऑस्ट्रेलिया विद इंग्लैंड वो तो वाजे है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बैलेंस तो ऑटोमेटिकली खराब हो रहा है। ये आप देखें, ये चीज तो मेरे ख्याल में ये तो अग्री नहीं करनी चाहिए किसी को भी, खास तौर हमारी ये 3 आपने बिग थ्रीज का जो नाम लिया, बिग थ्री के अलावा जो कंट्रीज हैं उनको नहीं मानना चाहिए। जो अगर आप ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि वो टॉप 4 की अगर बात कर रहे हैं कि कोई इनका टूर्नामेंट हो, तो रैंकिंग के एतबार से होना चाहिए। उससे इस तरह नहीं होना चाहिए कि इंडिया कहेगा कि जिस टीम को आप उसको रख लें, ऐसा नहीं है। आप ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेलते हैं, आपकी एक रैंकिंग बनती है। अगर आपने कोई भी ऐसे टॉप 4 का कोई टूर्नामेंट करना है या कोई भी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप करनी है, तो वो टॉप 4 रैंकिंग की बुनियाद पर हो, चौथी टीम इस बुनियाद पर नहीं आनी चाहिए कि इंडिया कह रहा है कि जी हम इसके साथ खेलेंगे। ऑब्वियसली आपके पास अरुण भाई, देखना आपकी तो है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, वो विदाउट पाकिस्तान और इंडिया खेले हुए होती है। तो आप क्या बात कर रहे हैं हारून भाई, यहाँ पर उसके बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो फाइनल होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबल है। इंडिया ने तो पाकिस्तान के साथ खेलना भी बेहतर नहीं समझा, उन्होंने तो नहीं खेला पाकिस्तान के साथ, उसके बगैर भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई। तो वो 4 नेशन टूर्नामेंट में तो इंडिया की अथॉरिटी को कौन रोकेगा? ये तो आईसीसी की अथॉरिटी को चैलेंज किया इंडिया ने। ये देखिए, इसमें जो एक कैच है ना वो कैच ये है कि आईसीसी ने जिन कंट्रीज का आपस में कोई तनाज़ा है ना, वो उन दोनों कंट्रीज के ऊपर छोड़ दिया हुआ है कि अगर ये दोनों ममालिक अग्री कर जाते हैं तो ये लोग अपना खेल लें। आप देखेंगे पाकिस्तान ने तो यहाँ तक ऑफर की थी इंडिया को कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेलने के लिए तैयार हैं जहां भी आप खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया सम और दी अदर उनकी जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसी के ऊपर भी, और कि गवर्नमेंट प्रॉब्ली क्या शायद चाहता हो कि वो खेल ले पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्योंकि उनके गवर्नमेंट का इतना सख्त होता है कि वो कहते हैं नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ किसी भी
गेम या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, हालांकि बाकी दूसरा ने देखा है कि वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जहां क्रिकेट की बात आती है वहां सब इंडिया जो है रिलक्टेंट होता है कि नहीं हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। इस सूरत में सिर्फ उसी वक्त ये कामयाब होगा कि जो बाकी वो पाकिस्तान का साथ दे। देखिए पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान के हम्म। बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो सके। तो जितने भी बाकी ममालिक हैं उनको पाकिस्तान के साथ मिलकर आईसीसी के ऊपर ये जोर डालना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एतराज करती है कि जी इंडिया के मैचेस नहीं। पॉलिटिकल सीन अलग चीज है, स्पोर्टिंग इवेंट अलग है। आप फिर वर्ल्ड कप क्यों खेलते हैं, आप फिर दूसरे आईसीसी के इवेंट्स क्यों खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? यही मेरा तो सिर्फ सवाल है, टेस्ट क्रिकेट ही आप नहीं यही खेलेंगे, मेरा सवाल है। बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे सर अगर बायलेटरल जो सीरीज नहीं बस। खेल रहे समझ में आती है, बायलेटरल सीरीज बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन आप वर्ल्ड T20 खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते हैं, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना इवेंट है। बिल्कुल आप बायलेटरल जी। सीरीज, अब क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा बन गई है तमाम बायलेटरल सीरीज, तो अब कहीं ना कहीं तो इंसिस्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वैसे तो सर कोई भी जोर नहीं लगाएगा, ना कोई क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे बोलेगा। 2 मैच जाके इंडिया अगर उनके मुल्क में खेल लेता है तो उनका रेवेन्यू 5 साल का जमा हो जाता है। हम तो अगर जिम्बाब्वे खेलने के लिए गए तो सारे स्पॉन्सर हमारे लगे हुए हैं, वहां पे सारा पैसा हम यहां से लेकर गए और ले जाने के बाद हम क्रिकेट वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क है। नहीं इसमें तो देखें नसीम, मैं तो इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि इतनी ज्यादा डोमिनेंस जो इंडिया बताता है, ठीक है रेवेन्यू आता होगा वहां से, लेकिन जो जो दूसरे ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले उनके साथ फेयर डील होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करें या फॉर दैट मैटर किसी और कंट्री को आइसोलेट हमारे करने की कोशिश करें। आप आप बाकी क्रिकेट बोर्ड तमाम में बहुत इवेंट्स में अरसे तो रहे, हमें आप क्रिकेट जी बोर्ड में बहुत अरसे रहे, तो फिर ये नाकामी है हमारे क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की कि जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में जाते हैं वो अब तक समझा नहीं सके दीगर बोर्ड्स को। मैं बात नहीं कर रहा इंडिया की, लेकिन अगर दीगर बोर्ड्स को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, वेस्ट इंडीज को, अगर इनको भी नहीं समझा सके तो ये नाकामी है हमारे बोर्ड के ऑफिशियल्स की जो आईसीसी मीटिंग में जाते हैं। नहीं मैं आपको बताऊं कि आईसीसी की मीटिंग में जाकर बहुत ज्यादा कोशिश तो होती है कि जो बाकी तमाम ममालिक हैं, खास तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो बात कर रहे हैं वो बिग कंट्रीज हैं, बाकी रिमेनिंग कंट्रीज तो पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं कि ठीक है ये होना चाहिए। लेकिन सम ऑफ द अदर जब डिसीजन मेकिंग का वक्त आता है तो वहां कोई भी आपको एक यूनानिमस डिसीजन नजर नहीं आता, क्योंकि मे बी जो दूसरी छोटे ममालिक हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस बात पे कि जी उनको कम से कम रेवेन्यू स्ट्रीम तो मिल रही है ना। अगर हम इनको नहीं आईसीसी के चीजों को मानेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि उनका अपने मुल्क तो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं सकता, तो इसलिए वो आईसीसी की तरफ देखते हैं। और आईसीसी जितने भी बिग इवेंट्स होते हैं, इंडिया अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता या इंडिया के स्पॉन्सर्स वहां नहीं आते तो आपको पता है कि वो रेवेन्यू स्ट्रीम या जनरेशन इतनी नहीं हो सकती रेवेन्यू की जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी और इवेंट में जिसमें इंडिया ना हो और बाकी तमाम ममालिक को जनरेट कर सके। ये हुआ मैं आपकी बात को समझूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का डबल स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली देखिए डबल स्टैंडर्ड तो मैं नहीं कहूंगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कोशिश तो करता होगा प्लीज करने की, लेकिन द थिंग इज उसको जब ये भी नजर आता है कि मेरा जो कमर्शियल मॉडल है वो बगैर इंडिया के नहीं चल सकता। और आपको पता भी होगा कि पिछले कुछ सालों से जो आईसीसी के प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं या चेयरमैन भी रहे हैं, वो ज्यादातर अगर देखें तो इंडिया उसमें ज्यादातर उसका शेयर रहा है। सो उनके जब वो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स होते हैं तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि इंडिया को ज्यादा फेवर किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है कि यहाँ पर आईसीसी को और तमाम वो जो बोर्ड्स उनके साथ जो मेंबर्स हैं उनको बैठ के तय करना चाहिए, और इंडिया को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि ये एक स्पोर्टिंग एक गेम, मतलब आप जिस क्रिकेट की वजह से आप ठीक है रेवेन्यू आपके पास भी आ रहा है, तो दूसरे जो आपके साथ अगर साथी हैं, अगर इंडिया रिफ्यूज कर दे इंडिया से खेलने से, या ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज कर दे इंडिया से खेलने से, या न्यूजीलैंड रिफ्यूज कर दे, तो क्या इंडिया अपने ओन पे क्या कर सकता है? सो आपका ये लाजमी मलजूम है कि आप जितने भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनको साथ लेके चलें, उनके साथ compete करें, उनके साथ खेलें। अभी
तो ये चीज जो है वो डेफिनेटली आईसीसी को सोचनी पड़ेगी, और तमाम जितने भी मेंबर्स हैं आईसीसी के, उनको भी सोचना पड़ेगा कि किसी एक जगह पे आप पहुंचे, किसी एक नतीजे पे पहुंचे कि जिसमें कोई क्रिकेट बोर्ड जो है वो सफर ना करे इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। हर भाई, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, पैटर्न चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एहसान मानी साहब को लगाया। मानी भाई भी हमारे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह रह चुके हैं, और ये एक्सपेक्टेशन उनसे वाबस्ता थी कि वो शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा रोल प्ले करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आमतौर पे ये कहा जाता है कि वो अपने मुल्क की क्रिकेट को ही नहीं संभाल सके। चले नहीं संभाल सके, लेकिन आईसीसी में जो उनकी अपनी एक साख थी, क्या वो उसको प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज करने में कामयाब हो गए पाकिस्तान के हक में? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि दुनिया भर में चेंजेस आई हैं। जब आईसीसी में, जब ये सबसे पहले, तो अगर आपको याद होगा, एहसान मानी साहब हमारे एक परमानेंट रेप होते थे आईसीसी में, क्योंकि उस जमाने में पाकिस्तान एक आरिफ एमेच्योर अब्बासी क्रिकेट साहब बोर्ड जी। था, पैसा नहीं था। तो उस वक्त वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे जब भी मीटिंग वगैरह होती थी। उसके बाद वो उनको दो चार ऐसे होते मिले जिसमें वो आईसीसी के बहुत करीब, और उसके बाद हेड भी किया उन्होंने। मैं ये जी फील नहीं करता कि जब ये जाते होंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं करते होंगे। देखिए, द प्रॉब्लम इज जहां पर आपका वोटिंग का सिस्टम आ जाए, जब आपके ये पता लग जाए कि जी 8 मेंबर्स में से 6 आपकी फेवर में नहीं है और सिर्फ एक मेंबर फेवर में है, तो ऑब्वियसली आप आउट वोट हो जाते हैं। तो यहाँ वहाँ सिचुएशन ऐसी आ जाती है। इसमें नॉट ओनली के एहसान मानी साहब भी थे, और भी बाकी जितनी जो चेयरमैन थे, वो भी जब जाते होंगे तो उनको भी, जब वो आउट वोट होते होंगे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते होंगे। सो सर, मेरे अपने बाकी नजदीक आईसीसी की तो में नहीं है। बाकी देखिए, जहीर हाँ, अब्बास साहब आईसीसी के सदर रहे, लेकिन वो सिर्फ रिबन काटने वाली जिम्मेदारी थी, अथॉरिटी नहीं थी वो। देखिए लेकिन वो एहसान मानी साहब ने सेरेमोनी, जो काम किया, वो अथॉरिटी वाली जिम्मेदारी थी। आप जो बात करें ना, अब तो वो पोस्ट ही सेरेमोनियल थी ना, वो खत्म भी हो गई। वो तो पोस्ट भी अब खत्म हो गई, जो पहले जिसकी आप ज़हीर अब्बास की बात करें, उसमें उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं थी। डिसीजन हम्म। मेकिंग वही है जो आईसीसी का बोर्ड बैठ के जब आपस में मीटिंग कर रहा होता है, वहां ये तय होता है कि जी कितने मेंबर फेवर में है, कितने मेंबर फेवर में नहीं है। तो आई थिंक हाई टाइम है ये कि पाकिस्तान हो गया, और दूसरे तमाम ममालिक जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन सब का इक्वल हक होना चाहिए। आप बाकायदा ये मॉडल तय कर लें, रैंकिंग के हिसाब से आप जो भी आपने रेवेन्यू मॉडल बनाना है वो जरूर बनाएं, लेकिन किसी को डिप्राइव ना करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, क्रिकेट हर मुल्क को, हर मुल्क के खिलाफ खेलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इंडिया कह दे कि जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा। बावजूद इस कोशिश के कि पाकिस्तान ने बहुत मरतबा कहा कि आप इवन न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ इवेंट्स में आके खेल लेते हो, वो भी वर्ल्ड कप के टेस्ट चैंपियनशिप आपने नहीं खेली। सो ये दोहरा मयार जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर डेफिनेटली आईसीसी और जितने भी मेंबर बोर्ड्स हैं, उनको सोचना चाहिए। और में चले, लेट्स बैक टू द मैच। पाकिस्तान अब तो खैर आज ही जीत जाना चाहिए था, एक विकेट रह गई, बेचारे सुबह उनको फिर उठना पड़ जाएगा हमारे बच्चों को, वरना आराम से लंबी नींद लेते, जल्दी फ्लाइट ले लेते, वापस आ जाते। कल का दिन बढ़ गया, इसका मकसद है कि अब शेड्यूल के मुताबिक ही आएंगे, वरना शायद कुछ फ्लाइट स्केड्यूल में भी फर्क पड़ जाता अगर 2 दिन इनको मिल जाते। लेकिन अब एक दिन ही मिलेगा, कल तो सुबह उठना पड़ेगा, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। पहली इनिंग में हसन अली की शानदार बॉलिंग, 132 रन पर आउट किया जिम्बाब्वे को। हसन अली स्लॉट में एक फर्क लग रहे हैं आपको? डेफिनेटली देखिए, हसन अली के जो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। जब भी वो अपने स्पेल में आता है, 2 से 3 4 ओवर या 5 ओवर का स्पेल करता है, उसमें 1 2 विकेट से लेता है। ये जो रोल अब जो दोनों निभा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। यही एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी बॉलिंग पेयर का। जैसे आज सेकंड इनिंग में आपने देखा होगा, शायद शाहीन शाह अफरीदी ने 4 आउट कर दिए। सो जब आप इस तरह अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तो उससे टीम का एक आप बड़ा अच्छा वो बन जाता है कि आप किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते। पिछली इनिंग में हसन अली ने आउट किया, हसन अली में बहुत एबिलिटी है, वो विकेट ले लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि विकेटलेस थे पिछले, या एक आध विकेट ले रहे थे, इस इनिंग में आके उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करके 4 आउट किए। इससे पहले जो हमारे स्पिनर थे, नौमान अली, वो आउट नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस इनिंग में आके 5 आउट कर दिए। सो ये जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप्स की बात करते हैं ना, इसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स होती है। और पार्टनरशिप यही होती है कि कौन अपने स्पेल में आके कितने विकेट्स ले लेता है। तो आई थिंक इस वक्त अगर एज ए बॉलिंग यूनिट अगर मैं कहूँ, तो पाकिस्तान का एक बॉलिंग यूनिट एक बहुत अच्छा और मजबूत बॉलिंग यूनिट की शक्ल में मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ कि बहुत ही डोसाइल पिच के ऊपर
जिसमें किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं थी, ताबिश खान को बॉलिंग करनी पड़ी और वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए, क्योंकि हम देख रहे थे कि तमाम फास्ट बॉलर्स की जो बॉलें हैं वो सेकंड बाउंस में भी विकेट कीपर के पास पहुंच रही थी, रिजवान के पास। तो पिच ऐसी थी कि जो बॉलर्स के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन इस पिच के ऊपर भी अगर हमारे फास्ट बॉलर्स ने पहली इनिंग में हसन ने और सेकंड इनिंग में जिस तरह शाहिन शाह आफरीदी ने आगे बॉलिंग करके उनको आउट किया, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन स्टिल एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर आपको हेल्प ना मिले, आपका बॉलिंग यूनिट अगर कामयाब हो जाए तो ये बड़ी अच्छी और उम्मीद अफजा बात। साजिद खान को एज ए टेस्ट प्लेयर आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? क्या साजिद खान ने आपको इम्प्रेस किया, या जाहिद महमूद ही फर्स्ट चॉइस बनते थे अगर देखा जाए तो इस सीरीज में? देखिए, बनते तो फर्स्ट चॉइस जाहिद ही थे, लेकिन अगर इन्होंने साजिद को मौका दिया तो साजिद ने जितनी भी बॉलिंग की है, मुझे एक थोड़ा सा टेक्निकल फ्लॉ जरूर नजर आया साजिद में। साजिद बहुत लो रह के बॉलिंग करते हैं, वेयर एज आपका ऑफ स्पिनर जितने भी आप देखेंगे वो अपराइट, ऊपर से आगे बॉल फेंकते हैं। वरना जब भी आप साजिद को देखेंगे, जब ये बॉल डिलीवर कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी अपने आप को काफी झुका चुके होते हैं। सो उससे क्या होता है कि जो ट्रेजेक्ट्री, जो हवा को उसको लेके जो बाइट मिलना चाहिए या जो बाउंस मिलना चाहिए, वो मैं देखता हूं कि वो लैग करते हैं साजिद खान की बॉल में। क्योंकि जब ऑलरेडी आप लो बॉडी के साथ जब बॉल करते हैं, आपकी अगर वो बॉल अगर आपकी 8 या 9 फुट से जानी चाहिए हवा में, वो जाती है 7 फुट के ऊपर से। तो वो एक ऐसी चीज है जिससे थोड़ा सा इनकी जो मुझे पेनिट्रेशन इतनी नजर नहीं आ रही। अगर तो ये अपराइट होके बॉल करें, ऊपर से अगर आप ये आके बॉल करें, तो मे भी थोड़ा सा बाउंस और बाइट ज्यादा मिले। मे भी ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर ऑब्वियसली जो कोचेस बैठे हुए हैं उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। आप देख लेंगे नुमान ने भी, अगर आप देखें उसको मुसलसल पीछे से रिजवान ये कहते चले आ रहे थे कि जरा हवा दो, हवा दो, बॉल को थोड़ा फ्लाइट करो, क्योंकि बहुत तेज बॉल कर रहे हो, पिच में आपके पास हेल्प नहीं है। तो जब तक आप हवा नहीं दोगे तो आपका गेंद ना टर्न होगा, ना आपको बाइट मिलेगी। तो उसके बाद देखें, जैसे ही उसने थोड़ी सा मतलब फ्लाइट करना शुरू किया बॉल को, उसको विकेट्स भी मिले और वो 5 आउट भी कर गया। सो ओवरऑल मैं देखता हूं कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपके पास ऑफ स्पिनर, मैं समझता हूं इतना बहुत ज्यादा तो मुतासर नहीं किया। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन मे बी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना डोमिनेट किया है उन्होंने, थोड़ा सा उनके ऊपर अगर टेक्निकल काम हो जाए तो यू नेवर नो, ये साजिद खान भी एक अच्छे ऑफ स्पिनर के रूप में वापस आ सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो अच्छा काम कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। देखें, आफ्टर ऑल आपने इतने अच्छे हाई प्रोफाइल कोचेज वहाँ रखे हुए हैं, तो अगर वो सकलैन ने अगर इसके साथ काम किया है साजिद खान के साथ, तो क्या उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि मैंने भी इसको तो सिर्फ नेट पे ये मैचेस में ही बॉलिंग करते हुए देखा है। अगर आप इसको स्लो मोशन में देखोगे तो जब वो डिलीवर करने आता है तो ऑलरेडी वो नीचे बेंड हुआ हुआ होता है, यानी अपने शोल्डर को नीचे ला के और उसके बाद उसे अपने हाथ से स्पिन करने की कोशिश करता है। जो उसको हाइट मिलनी चाहिए बॉल को या जो बाउंस मिलना चाहिए, वो उसको उस किस्म का बाउंस नहीं मिलता। और भाई टेस्ट सीरीज चले अब खत्म हो जाएगी, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें जिस तरह जीतना चाहिए था हम उसी तरह जीतेंगे। पहला मैच 100 इनिंग और 116 रन से जीत गए थे, दूसरा मैच में भी 158 रन होने चाहिए इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए, तो ये भी इनिंग से हम जीत लेंगे। लेट्स बैक टू T20। इस साल वर्ल्ड T20 होना है। कामरान अकमल का एक स्टेटमेंट आज मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड T20 में हमें 4 लोगों का उन्होंने नाम दिया कि जिनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसमें उमर अकमल का नाम भी शामिल था, शुएब मलिक का नाम भी शामिल था, आमिर भी थे और वहाब रियाज भी थे। आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा मैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है, मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि इनकी प्रेजेंट स्टेट, आई मीन फिजिकल कंडीशन प्लस उनका स्किल्स हम्म, का लेवल। क्योंकि जिन लोगों ने अपने T20 क्रिकेट को ऑप्ट कर लिया हुआ है ना, वो क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। यानी अब ना वो लॉन्गर वर्जन की गेम खेलते हैं, ना वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आप में इतना लंबा गैप आ जाए, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जब आप उनको मौका देंगे तो उसी स्किल्स के साथ बॉलिंग या बैटिंग जो जिसमें भी वो महारत रखते हैं आके वो करेंगे। हम्म। क्योंकि T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हुई है, इंटरनेशनल लीग जितनी ज्यादा आ गई हुई है, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने ऑप्ट आउट किया लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम से। इसमें नॉट सिर्फ पाकिस्तानी, बाहर के ममालिक के भी प्लेयर्स ने जो है वो लॉन्गर वर्जन में ऑप्ट आउट किया। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि डिविलियर्स जो है वो वापस साउथ अफ्रीका से खेलने की बातें हो रही है कि उनको T20 के वर्जन में लेके जाएंगे। अब वर्ल्ड जो T20 जी। डिविलियर्स में, हाँ हाँ जी, वर्ल्ड डिविलियर्स T20 में जी। डिविलियर्स में
और हमारे जो बाकी ये चारों प्लेयर्स का आपने नाम लिया, बहुत बड़ा फर्क है। डिविलियर्स मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, बावजूद इसके कि वो साउथ अफ्रीका की लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में नहीं खेल रहे, ना वो साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, बट वो T20 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे हैं, और वो मुसलसल अभी IPL में वो खेल रहे हैं। अब ये हमारे प्लेयर्स जो हमारी लास्ट जो T20 का जो भी हमारा टूर्नामेंट हुआ है, उससे के बाद से लेके अब तक किसी किस्म की क्रिकेट वो नहीं खेले, ना ही उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस मिला है। तो हम्म, सारे आपने जो नाम लिए बड़े अच्छे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आपको T20 में आपको पावर हिटर्स चाहिए, आपके 5 और 6 नंबर खाली पड़ा हुआ है, वहां आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए जो आके मैच को अपनी सिम खींच लें। सो ये वो नाम है जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये इस अभी तैयार हैं इस चीज के लिए या नहीं? 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम रह गया है, हार्डली 8 से 11 या 12 या मे भी 15 गेम्स आपके पास रह गए होंगे जो आपने वर्ल्ड कप से पहले खेलनी। अगर तो इनको अगर आपने शामिल करना है, सबसे पहले तो इनकी पहले फिजिकल फिटनेस चेक की जानी चाहिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, फिर इनका स्किल्स लेवल जो है वो चेक होना चाहिए, और इसमें से जो भी अगर स्किल्स लेवल के ऊपर जो मयार इन्होंने रखा हुआ है, उसमें अगर ये पूरे उतरते हैं तो देन व्हाई नॉट? क्यों कोई सिलेक्शन कमेटी इसको कंसिडर नहीं करेगी, जब ये देखते हुए कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में 1-2 जगह बाकी है। तो इसलिए मैं तो यही फील करता हूँ कि जब जब भी ये सिलसिला होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये सारे गौर व-खौज करेंगे, और इस सोच समझ के ही जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरी टीमें बहुत ज्यादा आगे जा चुकी हैं। एवरेज जो मैं स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ ना, 140 प्लस है। बैट्समैन का एवरेज स्ट्राइक रेट 140 प्लस है, और जहां तक वन बॉलर की फिफ्टी आप, प्लस जा चुका हाँ, है, 150 प्लस मतलब जा चुका है एवरेज। हाँ, मैं एवरेज की बता रहा हूँ मैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो आपको 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से भी नजर आ रहे हैं, कई ऐसे हैं जो 190 के स्ट्राइक रेट से भी नजर आ रहे हैं। तो क्या हम हमारे पास जो स्क्वाड मौजूद है, या जो प्लेयर्स मौजूद हैं, उनका इस लेवल का स्ट्राइक रेट है? जो कि मैं समझता हूं कि नहीं है। तो मैच तो वही होना है जहां पर, कि जहां आपका स्ट्राइक रेट, क्योंकि पिचेस आपको पता है कि वनडे में बॉलर्स के, T20 में बॉलर्स के लिए तो कुछ कोई खास मदद नहीं होती। हाँ, स्पिनर्स आके आपको कोई ऐसी इस तरह की आप फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा मार खाते हैं, आप देख लें, जितना मर्जी अच्छा फास्ट बॉलर ले आए, उसको अच्छी खासी मार पड़ती है। स्पिनर्स को भी मार पड़ती है, लेकिन स्पिनर्स का काम ये होता है कि वो 1-2 विकेट बीच में ले लेते हैं। सो ये इश्यूज डेफिनेटली हैं। तो ये बहुत सोच समझ के ये फैसला करना होगा जो हमारी सिलेक्शन कमेटी को, कि जो 4 नाम आपने लिए हैं, इनकी फिजिकल कंडीशन प्लस इनकी स्किल्स लेवल और प्लस इनका फॉर्म में होना, ये सारी चीजें भी तो अब कहाँ आपको मौका मिलेगा कि ये सारी चीजें आप इनकी चेक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी PSL के मैचेस होते हैं नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, ये भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हारून भाई, थैंक यू वेरी मच। कल आपके साथ और डिटेल में बात होगी, कई और चीजों पे हमने बात करनी है जिनको हम कंटिन्यू करेंगे। हारून भाई खुद भी ये बात कहते रहे, आपने सुनी होगी कि पावर हिटर्स हमारे पास 2 ओपनर्स मौजूद थे, लेकिन हमने उनको प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज नहीं किया। या साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में हम शर्जील खान को और फखर जमान के पेयर को अगर ट्राई करते तो शायद ऊपर का मसला अभी हल होता, और अगर खुद रिजवान 5 पे आ जाते जो अच्छी पावर हिटिंग भी कर लेते, और बाबर 3 पर आ जाते, तो शायद पाकिस्तान की बैटिंग में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाती। लेकिन हमारे यहाँ कोई नंबर छोड़ने को तैयार नहीं होता, ये भी एक हमारा क्रिकेट का मसला है, क्योंकि जितने ओवर ज्यादा मिलेंगे उतने रन आप ज्यादा करेंगे, उतने ही विराट कोहली के रिकॉर्ड भी आप तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। टीम का नीचे जो भी हाल हो उससे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हारून भाई, आपसे इस पे मैं कल और डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि कुछ जरूर जरूर। खबरें और भी हैं। अभी हमारी BTV की बुलेटिन का टाइम होने वाला है, तो इस वजह से अभी इस वक्त याद लेंगे, क्योंकि आज मैच थोड़ा सा तवील हो गया था। कल तो मैच शायद पहले ओवर की पहली गेंद पे भी खत्म हो सकता है, तो कल हमारे पास बहुत टाइम होगा। कल और डिटेल में हम इस मैच के ऊपर बात करेंगे। कुछ और भी बात करेंगे कि इंडिया को ऑफर किया है श्रीलंका ने, जो उनके रिमेनिंग मैचेस रह गए IPL के, वहां जाके खेले। वेयर इज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपने सामने एक ही ऑप्शन रखा हुआ है, वो UAE है। वहां भी छुट्टियां हो गई हैं, यहाँ भी छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टियां खत्म होंगी तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। वो मामला कितने आगे बढ़ते हैं, कितने आगे नहीं बढ़ते, कल हारून भाई से हम ये भी पूछेंगे कि हारून भाई, अगर हम एक खत अगर श्रीलंका को भी लिख देते ऐसे में,
तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लीग को कंप्लीट करने में मदद मिलती है ऐसे वक्त में जब NCOC भी शायद ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट इस वक्त हो, इन हालात के अंदर हो। इस पे हम कल बात करेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। BTV का शो आप लोगों ने हमारा क्रिकेट हंगामा देखा। आपसे जाते जाते सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, बहुत हालात खराब हो गए, आप अपना ख्याल रखें। SOPs जो भी हमारी सरकार ने हमें दिए हुए हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवा सके अब तक, आप 40 साल के हो गए तो प्लीज आपके लिए वैक्सीन के लिए सब लोग बैठे हुए, आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं, अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने माँ बाप की हिफाजत करें, अपने दोस्तों की हिफाजत करें, अपने पड़ोसियों की हिफाजत करें। आप अपनी हिफाजत करेंगे तो आपसे दूसरे की हिफाजत होगी। तो आप जब अपनी हिफाजत कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह हम, वो जो कहते हैं ना कि हमें सिर्फ एक शख्स को सही करना है और वो हमने अपने आप को करना है, ये काम अगर हम कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह सब कुछ ऑटोमेटिकली आगे सही होता चला जाएगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।